नमस्कार। गरीबी एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में हम सबने सुना है, हम सब जानते हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इसे मापा कैसे जाता है? ये सिर्फ पैसे गिनने की बात नहीं है, मामला उससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। तो आज हम इसी मुश्किल काम को समझने की कोशिश करेंगे कि थियरी में और असलियत में इसे कैसे नापते हैं। तो चलिए सबसे पहले एकदम बेसिक बात से शुरू करते हैं। गरीबी का सीधा सा मतलब है जीवन की जो न्यूनतम जरूरतें हैं उन्हें भी पूरा ना कर पाना। मतलब एक ऐसी हालत जहां इंसान के पास अपनी बेसिक जरूरतों को पूरा करने के साधन भी नहीं होते। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले समझेंगे कि गरीबी क्या है, फिर उसे मापने के दो कौन से तरीके हैं। हम असमानता के कर्व पर भी बात करेंगे, गरीबी रेखा कैसे खींची जाती है ये देखेंगे, और आखिर में भारत की कहानी पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले हिस्से से। गरीबी की जो मूल अवधारणा है उसे थोड़ा और पक्का करते हैं। देखिए, किसी चीज की परिभाषा दे देना एक बात है, लेकिन असली चुनौती तो तब आती है जब उसे नापने की बात हो। आखिर हम पता कैसे लगाएंगे कि कौन गरीब है और कौन नहीं? कोई तो तरीका होगा ना? तो यहीं पर आते हैं वो दो तरीके जिनका इस्तेमाल दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट करते हैं। एक है रिलेटिव यानी सापेक्ष गरीबी, और दूसरा है एब्सोल्यूट यानी निरपेक्ष गरीबी। आइए समझते हैं कि इन दोनों में क्या फर्क है। इन दोनों में एक बहुत ही बेसिक सा फर्क है। देखिए, रिलेटिव या सापेक्ष गरीबी ये देखती है कि एक समाज में इनकम का बंटवारा कैसा है, मतलब दूसरों के मुकाबले कोई कितना गरीब है। वहीं एब्सोल्यूट या निरपेक्ष गरीबी एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड, एक लाइन के हिसाब से गरीबी को नापती है। चलिए पहले तरीके को थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि रिलेटिव पॉवर्टी यानी सापेक्ष गरीबी को मापने के लिए कौन से टूल्स इस्तेमाल होते हैं। तो ये जो ग्राफ देख रहे हैं इसे कहते हैं लॉरेंस कर्व। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि देश में इनकम कितनी बराबर बंटी हुई है। इसके एक्स एक्सिस पर यानी नीचे की लाइन पर है जनसंख्या का प्रतिशत, और वाई एक्सिस यानी खड़ी लाइन पर है कुल इनकम का प्रतिशत। सीधी भाषा में ये बताता है कि देश की कितनी परसेंट इनकम कितने परसेंट लोगों के हाथ में है। इस ग्राफ में एक सीधी लाइन भी दिख रही होगी। ये लाइन दिखाती है परफेक्ट इक्वालिटी, मतलब एक ऐसी दुनिया जहां हर किसी की इनकम बिल्कुल बराबर है। अब ये जो लॉरेंस कर्व है, ये सीधी लाइन से जितना ज्यादा दूर होता जाएगा, समाज में इनकम की असमानता उतनी ही ज्यादा मानी जाएगी। अब इस असमानता को, इस गैप को एक नंबर में कैसे बताएं? इसके लिए इस्तेमाल होता है गिनी कोएफिशिएंट। ये नंबर इसी लॉरेंस कर्व से निकाला जाता है। सिंपल है, अगर गिनी कोएफिशिएंट 0 है तो मतलब परफेक्ट इक्वालिटी है, और अगर ये 1 है तो मतलब परफेक्ट इनइक्वालिटी। चलिए, ये तो हुई रिलेटिव पॉवर्टी की बात। अब चलते हैं दूसरे तरीके पर, जो एक फिक्स्ड लाइन पर आधारित है, यानी एब्सोल्यूट पॉवर्टी। इसमें जो सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट है वो है पॉवर्टी लाइन, यानी गरीबी रेखा का। ये क्या है? ये बस एक लाइन है, इनकम या खर्च की एक लिमिट है। माना जाता है कि जो भी इस लाइन के नीचे है वो अपनी बेसिक जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा है। तो इस गरीबी रेखा की कुछ खासियतें हैं। पहली बात, ये एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड है। दूसरी बात, इस लाइन से नीचे रहने वाले लोगों को गरीब माना जाता है। तीसरी, ये इस हिसाब से बनती है कि बेसिक जरूरतें पूरी करने के लिए कम से कम कितनी इनकम चाहिए। और हां, ये लाइन हर देश की अलग अलग हो सकती है। तो अब तक हमने थ्योरी समझ ली, अब देखते हैं कि असल में ये काम कैसे करता है, और इसके लिए भारत से बेहतर केस स्टडी क्या होगी जहां गरीबी को मापना हमेशा से ही एक बहुत बड़ा और जटिल काम रहा है। भारत में आज़ादी के बाद से ही समय समय पर इस गरीबी रेखा को तय करने के लिए अलग अलग कमेटियां बनी हैं। आप देख सकते हैं, 1979 में अलग कमेटी, फिर 1993 में लकड़ावाला कमेटी, 2009 में तेंदुलकर कमेटी, और फिर 2012 में रंगराजन कमेटी। हर कमेटी ने इस लाइन को अपने तरीके से परिभाषित करने की कोशिश की। और ये प्रोसेस कितना पेचीदा है, ये इस स्लाइड से साफ पता चलता है। जरा 2011-12 के लिए तेंदुलकर और रंगराजन कमेटी के बताई गई गरीबी रेखा को देखिए। दोनों के आंकड़ों में कितना बड़ा फर्क है। तेंदुलकर कमेटी के हिसाब से गांव में हर महीने 816 रुपए से कम कमाने वाला गरीब था, लेकिन रंगराजन कमेटी के हिसाब से यह आंकड़ा 972 रुपए था। शहरों में तो यह फर्क और भी ज्यादा था। तो इससे एक बात तो साफ हो जाती है, गरीबी को मापना कोई सीधा सा गणित नहीं है जिसे एक बार कर लिया और काम खत्म। नहीं, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, एक बहस है जो वक्त और समाज की बदलती जरूरतों के साथ खुद भी बदलती रहती है।
और यही बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सोचिए, अगर सिर्फ समस्या को नापना ही इतना मुश्किल और इतना विवादास्पद है, तो फिर उसका एक असरदार हल निकालना, एक समाधान खोजना, वो कितना बड़ा और मुश्किल काम होगा।